हेलो जी, नमस्कार। मैं मनीष बिश्नोई आप सभी का टारगेट 20 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने A to Z सारी जानकारी ली थी, जैसे किस प्रकार सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसका निर्देशन कर रहे थे सर जॉन मार्शल। 1921 की ये बात थी। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और अब अगली बार हम ये जो क्लास है इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, किस नगर से क्या मिला। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम बात की थी कि सबसे पहले खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर के जरिए। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर। और हमने पढ़ा था कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, दक्षिणी स्थल कौन सा, पूर्वी पश्चिमी। उत्तरी स्थल हमने पढ़ा था कि मांडा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी स्थल दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके अलावा पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है जो कि यूपी के अंदर स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। और सुदका गैडोर जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है वो है सबसे पश्चिमी स्थल। ये सभ्यता दोस्तों पतंगाकार यानी त्रिभुजाकार आकृति में बसी हुई थी। और इसके अलावा इस सभ्यता के बारे में हमने एक मैप के जरिए समझा था कि किस प्रकार कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन से नगर हमें प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इसके अलावा हमने और भी कई प्रकार की बातें की थी। इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में समझा था। हमने देखा था कि यह समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। इसके अलावा यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके विपरीत हम वैदिक सभ्यता को आगे पढ़ेंगे तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक समाज था। और यह सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सोर्सेस के आधार पर हम इतिहास को जो 3 भागों में बांटते हैं उसके अनुसार ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके प्रमुख नगरों के बारे में, कौन सा नगर कहाँ से मिला और उसके बारे में विशेष चीजें क्या है उसका विवरण देखते हैं। तो आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने नगर लिया हड़प्पा। सबसे पहले इसी नगर की खोज हुई थी। किसने की थी? राखलदास दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर, 1921 ईस्वी। इसकी वर्तमान स्थिति दोस्तों कहाँ पर है? हमने पिछली बार मैप में देखा था पिछली क्लास के अंदर। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार इसको देख लें। और अभी के लिए आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और आगे नोट्स बनाते रहें। ठीक है दोस्त। तो वर्तमान स्थिति इसकी अभी है पाकिस्तान के पंजाब के मोंटमोगरी जिले में। और नदी कौन सी है? रावी नदी के तट पर। इसको सिंधु नदी मत कर देना, ये सबसे बड़ी गलती रहती है कई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा नगर को आपको सिंधु नदी के किनारे नहीं करना है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब में। पंजाब के 2 हिस्से हैं, पूर्वी पंजाब रह गया पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब रह गया अपने पास। तो पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है उसके अंदर मोंटमोगरी जिले के अंदर रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। इसके बारे में दोस्तों विशेष विवरण हम जान लेते हैं कि कब्रिस्तान मिला है एक, जिसको नाम दिया है R37। और स्वास्तिक चिन्ह हम एक पवित्र चिन्ह के रूप में आज भी हम इसको यूज करते हैं। इस प्रकार का एक चिन्ह होता है। इस प्रकार का एक चिन्ह होता है स्वास्तिक चिन्ह। तो ये चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा की, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है हमें स्वास्तिक चिन्ह। और मिला कहाँ से? हड़प्पा से। शंख का बना बैल मिला है, अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुए, कांसे गलाने का पात्र प्राप्त हुआ है और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा। यह हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करवाता है? ये स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो पौधा हमें सिखाता है कि भाई ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा हमें यह संकेत देता है कि यहाँ पे कोई उर्वरता की देवी की पूजा की जाती होगी। जैसे ये लोग कृषि करते थे तो इन्होंने जो है उर्वरता के लिए इस देवी में, मतलब एज ए फर्टिलाइजर, इसने देवी की पूजा शुरू की थी। और उसके एक चिन्ह के रूप में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा हमें एक मुद्रा पर या फिर एक तस्वीर के एक मूर्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और एक सींग वाले पशु का अंकन। दोस्तों, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक सींग वाले पशु का वर्णन आता है। तो आपको उस मूवी के बेस पे कहीं पर भी मोहनजोदड़ो नहीं चिपका देना है। हड़प्पा नगर के अंदर से एक सींग वाले पशु के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन लेते हैं मोहनजोदड़ो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के अंदर।
इसके नदी कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर की थी। कब की थी? 1922। तो एक तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो हो गया, लेकिन वर्तमान भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो वो हो जाएगा अपना राखीगढ़ी, हरियाणा के अंदर जो स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में वर्तमान भारत में स्थित कौन सा नगर सबसे बड़ा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अपने हरियाणा के अंदर स्थित राखीगढ़ी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का वो है मृतकों का टीला। इसके अंदर क्या क्या मुख्य चीजें मिली है? वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ा स्नानागार जिसमें सामूहिक रूप से यज्ञ अनुष्ठान करने से पहले लोग नहा धोकर, पास में कमरे टाइप के बने हुए हैं, तो वो सारी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वृहद स्नानागार का बना हुआ यहाँ पे पाया जाता है। एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपने देखा होगा यहाँ से कई प्रकार की देवियों की मूर्तियां ज्यादा मिल रही है, जिसके बेस पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक रही होगी, जो अपन ने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था कि यहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज। सूती कपड़े के अवशेष भी मिले हैं और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और कुंभकारों के भट्टों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्लियर। कहाँ स्थित है ये? सिंध प्रांत के अंदर। सिंध कहाँ? पाकिस्तान के अंदर, सिंधु नदी के किनारे, जो कि अपने पिछले मैप के अंदर बहुत अच्छे से समझा था कि कहाँ स्थित है ये। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण नगर आ गया है चनूदड़ो। चनूदड़ो कहाँ स्थित है? यह भी सिंध प्रांत के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर स्थित है, और इसकी भी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। दोस्तों इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार ने। खोजकर्ता कौन हो गए? अर्नेस्ट मैके 1925 के अंदर, और उत्खनन करता हो गए अपने गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी। इसके बारे में महत्वपूर्ण विवरण आता है अपने कि मोहरे बनाने वाले धातु के औजार यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ से कंघी प्राप्त हुई है, लिपस्टिक प्राप्त हुई है, और अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है, मनके और पहिए वाली गाड़ी। ये सारी चीजें आपको क्या आभास करवा रही है कि यहाँ के लोग श्रृंगार प्रिय थे, आभूषण प्रिय थे। कहीं पर भी हथियारों के अवशेष अब तक अपने सामने नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग शांति प्रिय और आभूषण प्रिय थे। मतलब सजने संवरने का शौक था, युद्ध लड़ने का बहुत ज्यादा इनको शौक था नहीं। तो चनूदड़ो के बारे में ये फैक्ट्स क्लियर है आपके। नेक्स्ट सुत्का गैडोर। सुत्का गैडोर अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, सुत्का गैडोर को, मैप के जरिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। बलूचिस्तान के मकरान के अंदर जो है समुद्र तट के किनारे ये सुत्का गैडोर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज और उत्खनन करता ओरेलस्टाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये कहाँ स्थित है, और इसको अपन ने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक, सबसे पूर्वी हो गया अपना आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे, और ये कौन सी नदी के किनारे है? दास्ट नदी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कालीबंगा, जो कि राजस्थान में जो स्थल मिले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। दोस्तों इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, और उसके बाद में उत्खनन का कार्य यहाँ जो है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया 1961 ईस्वी के अंदर। ठीक है, खोज किसने की है? अमलानंद घोष। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। राजस्थान के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया लेवल पर भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, कालीबंगा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से बैंगल्स बहुत ज्यादा मिली है काले कलर की, तो इसका बैंगल्स के लिए बंगा वर्ड आ गया, और काली, तो काली बंगा। ठीक, खोज अमलानंद घोष और उत्खनन करता हो गए बीबी लाल और बीके थापर। इसकी वर्तमान स्थिति है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के तट पर। ठीक, उसके विवरण के बारे में अपन देख लेते हैं कि यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं, जो थी आयताकार। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांच व मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, मतलब ये लोग कांच का उपयोग भी जानते थे। सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा नहीं होता अपन चटनी वटनी बनाने के लिए और कुछ कूटने के लिए रखते हैं घर पे, पहले के ज़माने में बहुत यूज़ होता था ये, तो ये सिलबट्टा भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। मिट्टी के खिलौने, यहाँ से देखो मिट्टी की बनी हुई कई चीज़ें, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी के खिलौने हैं, और यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि अपन ने बाकी सब नगरों को देखा था कि वहाँ पे पक्की ईंटों से भवन निर्माण होता था,
लेकिन कालीबंगा के बारे में एक विशेष बात यह है कि यहाँ से कच्ची ईंटों से भवन निर्माण के प्रमाण मिले हैं। एक प्रमाण मिला छिद्रित खोपड़ी। अब दोस्तों छिद्रित खोपड़ी से अपन क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। छिद्रित खोपड़ी मिली है, इसका मतलब या तो ये लोग किसी अंधविश्वास में बिलीव करते थे, या फिर ये लोग कोई शल्य चिकित्सा जैसी किसी चीज से परिचित थे। मतलब या तो इस बंदे का उपचार हुआ है या फिर इसके ऊपर कोई टोना टोटका हुआ है जिसकी खोपड़ी में छेद किए गए। ठीक, तो यहाँ से छिद्रित खोपड़ी के प्रमाण भी मिले हैं। ये सब कालीबंगा के अंदर आ जाएगा। चूड़ियों का विवरण तो आपने समझ लिया, कालीबंगा मतलब चूड़ियों के लिए बंगा वर्ड, बैंगल्स, सिलबट्टा और ये सारे 7 अग्निवेदिकाएं हो गई। और जुते हुए खेत के प्रमाण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। उसके अलावा नेक्स्ट आ गया दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता, खोज इन्होंने की है, उत्खनन इन्होंने किया है। वर्तमान स्थिति दोस्तों इसकी है अभी गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के कादिर टापू पर स्थित है। और लूणी नदी मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार क्वेश्चन में अगर आ गया कि कौन सी नदी के किनारे है तो आप गैस नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली लूणी नदी कच्छ के रण में जाने से पहले जो है जाते जाते विलीन सी हो जाती है, तो यहाँ तक भले ही नहीं पहुँच पाती है धोलावीरा तक, पर क्या पता उस जमाने में वहाँ तक लूणी नदी का प्रवाह होता होगा। तो इस प्रकार कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर लूणी नदी है ऑप्शन के अंदर तो वो राइट होगा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे था? लूणी नदी के किनारे। इसके बारे में हम इतना ज़्यादा डिटेल में लिखा मैंने सारा का सारा कच्छ जिले के भचाऊ तालिका कादिर टापू। दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि 2021 के अंदर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर स्थान दिया है, जो कि 40वें नंबर पे था। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में 40वें नंबर पर इसको स्थान दिया था। उसके बाद में आपने देखा था कि रामाप्पा मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है उसको भी विश्व धरोहर के अंदर यूनेस्को ने शामिल किया था। इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा नगर जो है 2 भागों में विभाजित न होकर, किस स्थल का नगर 2 भागों में विभाजित न होकर 3 भागों में विभाजित था, तो कौन सा हो जाएगा ये? धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर एक था दुर्ग भाग, जिसके अंदर जो शासकीय वर्ग था वो निवास करता था। फिर आ गया मध्यम नगर, जिसके अंदर व्यापारी वर्ग या फिर कुलीन वर्ग निवास करता था। और बाद में आ गया निचला नगर, जिसमें आम जनता निवास करती थी। तो इसका एक महत्वपूर्ण चीज है कि 3 भागों में ये नगर विभाजित था। ठीक है, अब आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो है यहां से प्राप्त हुआ है। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के, ये लोग मनोरंजन प्रिय थे। ठीक, तो मनोरंजन प्रिय हो गए, श्रृंगार प्रिय। मनोरंजन प्रिय कैसे पता चला अपन को? यहाँ से एक स्टेडियम प्राप्त हुआ, मतलब ये खेल वेल में भी इनकी काफ़ी रुचि थी। एक नगरीय सभ्यता का संपूर्ण रूप हमें यहाँ से देखने को मिलता है। अपन आज भी एक नगर देखते हैं कोई सा भी, तो उसके अंदर पार्क इत्यादि हो गए, खेल के लिए स्टेडियम, मतलब बच्चों को खेलने के लिए सुविधा हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी प्राप्त हुई है। एक नगर एकदम कि भाई अपन ने पढ़ा था कि ग्रिड प्रणाली के अनुसार यहाँ के जो है नगर का विन्यास है, मतलब नगर इस प्रकार बसा हुआ है कि हर घर जो है रोड से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था थी यहाँ के नगर की। तो धोलावीरा के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें कवर हो गई आपकी। कहाँ स्थित है ये? गुजरात के अंदर। ठीक है, लोथल के बारे में इनकी खोजकर्ता कौन हो गए? रंगनाथ राव। वर्तमान स्थिति इनकी अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर। यह भी महत्वपूर्ण नगर है। क्यों? क्योंकि यह एक व्यापारिक नगर था। अपन ने पढ़ा था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापार और कृषि पर आधारित थी, मतलब व्यापार यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था। तो ये लोथल हो गया व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर का पता कैसे चला कि व्यापारिक नगर था? व्यापारिक नगर का पता ऐसे चलता दोस्तों कि बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या? लोथल से मिला है हमें बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खोजी गई सबसे बड़ी आकृति है। कौन सी? डॉकयार्ड जो मिला है अपन को, बंदरगाह या गोदीवाड़ा कह सकते हैं इसको। गोदीवाड़ा वर्ड एक बार एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया, उसके अंदर गोदीवाड़ा वर्ड यूज हो गया था, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना अपन को। डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा और बंदरगाह एक ही चीज है। क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से एक नगर में से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। तो गोदीवाड़ा आप समझ ही नहीं पाए ये क्या चीज होगी, तो ये वर्ड मैंने मेंशन कर दिया, ये वर्ड भी आप देख लीजिएगा ना। बंदरगाह, गोदीवाड़ा और डॉकयार्ड, ये तीनों एक ही चीज है। ये कहाँ से प्राप्त होता है अपन को? लोथल से। लोथल से क्यों होता है? क्योंकि लोथल जो है समुद्र के किनारे स्थित है गुजरात के अंदर। ठीक, तो जो समुद्र के किनारे होगा उसमें व्यापार अधिक होगा। आज भी हम देखते हैं कि गुजरात जो है
व्यापार में अपने राजस्थान से काफ़ी आगे हैं, और बाकी जो दूसरे जो स्टेट है जो बीच में पड़ रहे हैं, जो जिसकी सीमा जो है अन्य राज्यों से लग रही है और बीच में आ रहे हैं, उनका व्यापार की तुलना में जो तटीय क्षेत्र है उनका व्यापार ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समुद्री व्यापार आसान होता है। तो यहाँ से क्या मिला अपन को, बंदरगाह प्राप्त हुआ है, और यहाँ का नगर दो भागों में विभाजित न होकर एक ही प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया। ये लोथल की एक महत्वपूर्ण विशेषता आ गई। अपन पढ़ते हैं कि सामान्यतः जो है नगरों का विभाजन क्या था, दो भागों में। जितने भी नगर मिले सब में दो भागों में नगर विभाजित था। तीन भागों में कौन सा हो गया, जो अपन ने पीछे पढ़ा था, धोलावीरा हो गया। अब लोथल जो है वो सिर्फ एक ही भाग के अंदर था। एक भाग कैसे, अब इसके अंदर जो है एक प्राचीर खींच दी गई और उसके अंदर जो है नगर बस रहा है। अब उसी के अंदर राजा रह रहा है, उसी के अंदर प्रजा रह रही है, उसी के अंदर पुरोहित, उसी के अंदर कुलीन वर्ग, व्यापारी वगैरह सारे के सारे एक ही जगह निवास कर रहे हैं। एक ही प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। हो सकता है व्यापारिक नगर बाहरी आक्रमणों का इनको डर हो तो इस प्रकार, या फिर यहाँ पर सारे कुलीन वर्ग निवास करता हो, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस प्रकार की संरचना के। यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। फारस की मुहर प्राप्त हुई है। फारस की मुहर क्यों प्राप्त हुई, मैंने कहा ना ये व्यापारिक नगर है, तो इस बात के प्रमाण है कि इन लोगों का व्यापार फारस तक भी था, जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था आर्थिक स्थिति के बारे में, कि इन लोगों का नगर इन लोगों का जो व्यापार था वो मध्य एशिया और फारस आदि तक विस्तृत था। मतलब यहाँ के लोग वहाँ तक व्यापार कर रहे थे। तो इसका सोर्स अपन को कैसे मिलता है, फारस की मोहर प्राप्त हुई है। एक तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोगों का प्रिय पशु जो था वो कुत्ता था। तो इन लोगों ने इस प्रकार की मूर्तियाँ वगैरह, या फिर अपन आज भी घरों में नहीं देखते, बाघ इत्यादि के कुछ मूर्तियाँ टाइप के ला के रखते हैं घर के अंदर, तो ऐसा शौक इन लोगों को भी था और इन्होंने तांबे का कुत्ता अपने घर में रखा हुआ था। यहाँ से एक दिशा मापक यंत्र मिला है। दिशा मापक यंत्र ऐसा नहीं है कि कंपास जो आज का होता है वैसा वैसा कंपास, मतलब एक ऐसी उस टाइम का कोई जुगाड़ था जो कि आज के कंपास से मिलता जुलता था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। लोथल की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो गई, यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, और बंदरगाह प्राप्त हुआ है इसके लिए व्यापारिक नगर हो गया ये। और यहाँ का नगर जो था वो एक भाग में ही विभाजित था और धान बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन हो गए, RS बिष्ट, 1973, गुजरात में ये स्थित है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो गया आपने कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद में आ गया आपने बनावली। क्या आ गया दोस्तों, बनावली। बनावली के अंदर इसका खोजकर्ता कौन थे, RS बिष्ट, और इनकी वर्तमान स्थिति कहाँ आ गई, हरियाणा के फतेहाबाद में। अब यहाँ पे हल्की आकृति के मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इससे ये आइडिया लगता है कि यहाँ के लोग कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। अब वो हल किस चीज़ का बना होता था, क्या मैं कह सकता हूँ लोहे का बना होता था, लोहे का बना नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस वक्त तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। हम इसका काल देखते हैं कि 2500 से 1750 ईस्वी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। तो दोस्तों लोहे की खोज जो हुई थी वो 1100 से 1000 ईसा पूर्व हुई थी, मतलब ऋग्वैदिक काल के अंत में और उत्तर वैदिक काल से जस्ट पहले जो है लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे के बने हल यहाँ से नहीं प्राप्त हो सकते। अगर कथन इत्यादि में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लोहे की खोज कब हुई थी। जो के प्रमाण भी इस सभ्यता से अपने को, इस नगर से हमें प्राप्त होते हैं। कौन सा नगर, बनावली, कहाँ है, हरियाणा में। और यहाँ से तांबे के बाणाग्र। अब ये एक चीज़ अपन को इम्पोर्टेंट मिली है कि अपन ने देखा यहाँ के लोग श्रृंगार प्रिय है, आभूषण प्रिय है, मनोरंजन प्रिय है, मतलब आमोद प्रमाद के अंदर इनका वक्त बीत रहा था। लेकिन यहाँ से अपन को एक चीज़ मिली है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो इनको लड़ना झगड़ना भी आता होगा। यहाँ से क्या मिला है, तांबे के बने हुए बाणाग्र। बाणाग्र किसे कहते हैं, ये हो गया पूरा बाण अपना। ठीक है, मान लो ये लकड़ी का बना हुआ बाण है, बाण धन अग्र से बना है बाणाग्र, बाण धन अग्र। ठीक है, तो बाण के जो आगे का हिस्सा, मतलब यहाँ ऐसी कोई संरचना जिसके अंदर ये वाली लकड़ी जो है फंसा के इस प्रकार की संरचना बन गई। अब ये हो गया बाणाग्र। तो तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले हैं, बनावली से। बनावली कहाँ है, हरियाणा, फतेहाबाद। अब दोस्तों ये सभ्यता के बारे में अपन ने इतना सब कुछ पढ़ लिया। इस सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या रहे होंगे, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गई, कुछ कहते हैं भूकंप आ गया, कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा, या कुछ कहते हैं प्रशासनिक विफलता। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे और किस किस इतिहासकार के अनुसार क्या क्या इस सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे होंगे। ठीक है, तो पहला अपन लिखते हैं गार्डन चाइल्ड
गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार, ये अपन इस सभ्यता के पतन के कारण लिख रहे हैं ना, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये दोनों कौन है? इतिहासकार है। इनके अनुसार जो है बाह्य आर्यों का आक्रमण, इनका मानना था कि आर्य बाहर से आए थे, तो बाह्य आर्यों का आक्रमण, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार सवाल आता है इस प्रकार का कि निम्न में से किस इतिहासकार ने बाह्य आर्यों के आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताया था? तो इसमें कौन हो जाएगा? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। ठीक है, उसके बाद में आगे अपने सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने दो प्रकार की थ्योरी दी है। एक तो इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विफलता रही होगी या फिर कोई बाढ़ आदि आ गया होगा। तो इन्होंने कहा है प्रशासनिक विफलता, मतलब इन्होंने दो प्रकार की थ्योरी दी है। प्रशासनिक विफलता के संबंध में भी इन्होंने दिया, जो कि एक यूनिक है, मतलब इन्होंने ही कहा है कि प्रशासनिक विफलता किस प्रकार? मानो कि नगरीय सभ्यता थी और उसके अंदर मान लो कचरा प्रबंधन अच्छा नहीं हो पाया, हो सकता है कि अच्छे शासक या जो शासक वर्ग था वो अच्छा नहीं रहा होगा, या फिर कोई बीमारी फैल गई होगी। मतलब प्राकृतिक आपदा के अंदर सब कुछ हो सकता है ना, जैसे कोरोना है तो वो अपने लिए एक प्राकृतिक आपदा है, तो हो सकता है इस प्रकार की कोई बीमारी रही हो जिसकी वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया और ये सभ्यता लुप्त हो गई। कब हुई? 1750 ईसा पूर्व। इसके अलावा अर्नेस्ट मैके और SR राव ने, अर्नेस्ट मैके और SR राव, अर्नेस्ट मैके और SR राव के अनुसार जो है यह सभ्यता प्राकृतिक आपदा या बाढ़ द्वारा लुप्त हो गई। भाई ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी या फिर नदियों के आसपास स्थित थी सारी की सारी सभ्यता के जो नगर थे, तो ऐसा हो सकता है कि बाढ़ आ गई। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी कम इसलिए प्रचलन में मान सकते हैं क्योंकि अपन ने देखा कि ये सभ्यता 13,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर विस्तृत थी। तो 13,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक साथ बाढ़ आ जाना, सारी नदियों में बाढ़ आ जाना, सिंधु होगी, रावी हो गई, यहाँ अपन देखते हैं घग्गर हो गई, भोगवा नदी, मतलब बहुत सारी नदियाँ ठेठ अपने गोदावरी नदी तक, तो सब में एक साथ बाढ़ तो आ नहीं सकती, तो कोई प्राकृतिक आपदा रही होगी। भूकंप आदि को भी कारण नहीं मान सकते, इतने विस्तृत क्षेत्र के अंदर एक साथ भूकंप कैसे आ सकता है? तो प्रशासनिक विफलता थोड़ा सा सटीक लगता है, या फिर बाह्य आर्यों का आक्रमण, जैसा ये मानते हैं कि आर्य बाहर से आए, तो हो सकता है कोई बाहरी जातियों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन इसमें भी एक लोचा ये पड़ता है कि ये सभ्यता का पतन हो गया 1750 ईसा पूर्व, और अपन मानते हैं वैदिक सभ्यता का उदय कब से? 1500 ईसा पूर्व। तो ये जो 250 साल का शून्य काल आया, ये कहाँ से आया? तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अपन ने इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग पढ़ा है कि किस इतिहासकार ने क्या कहा है। एक इतिहासकार की और बात कर लेते हैं अपन, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, इन्होंने भी एक रीजन दिया है कि जलवायु परिवर्तन जो है इसके पीछे एक कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन। तो मुख्य इंपोर्टेंट कौन हो गए अपने? सर जॉन मार्शल हो गए और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पसंद आया हो ये लेक्चर और अच्छे से समझ आया हो, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। हो सकता है मैं अगली क्लास के अंदर या फिर एक बार हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लेंगे, तो उसके बाद एक प्राचीन भारत का MCQ लेके आएंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस लाके उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एक बार और सब्जेक्ट इसको अच्छा होगा। तब तक के लिए आप टारगेट 20 के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और आप अगर नए हैं यहाँ पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो आप सर्च करेंगे तो टारगेट 20 नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और हमारे ऑफलाइन बैच में भी प्रवेश के लिए हम एक डिस्क्रिप्शन के अंदर सूचना डलवा देंगे, जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं हमारे डायरेक्टर सर अनूप सर से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।